हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, कुछ टॉपिक रह गई थी, वो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो कुछ टॉपिक जो हमने कवर किया था वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम कवर करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि AB प्लस CD, ओके। ABCD के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो इसमें AB की रिएक्टिविटी हाई होगी, या फिर C की रिएक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। तो ये आके इसके स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है। क्यों ये आएगा, क्योंकि C की रिएक्टिविटी हाई है, इसीलिए। तो ये जब आकर के इसके स्थान पर बैठेगा तो ये जाकर के यहाँ पर खाली स्थान मिलेगा, तो ये जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ आना और फिर इसका यहाँ से इसके स्थान पर चले जाना, यानी कि D के साथ हो जाना, तो यही कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। ये बनाते क्या हैं देख लेते हैं। तो जब जैसे कि B और D, B प्लस D ये अपने स्थान पर हैं, C जब A के स्थान पर आया, मतलब A को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। C जब A को डिस्प्लेस किया तो B के साथ लग जाएगा C, तो ये हो जाएगा CB, ओके। और A लग जाएगा D के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा A, इस तरह से। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। हम इसके डिफिनीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयन आर ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। 2 डिफरेंट आयन आर ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के लिए लिया गया है। तो ये एक हो गया ग्रुप और ये एक हो गया ग्रुप, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस, ओके। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट हैं इनके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहे हैं। कौन किसको कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये SO यहाँ पर लगा है प्लस, SO4 सल्फेट, और ये क्लोराइड अपने स्थान पर है, ठीक है। तो सल्फेट यहाँ भी अपने स्थान पर है और Cl ये अपने स्थान पर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेरियम हाई रिएक्टिव है, तो बेरियम सोडियम को यहाँ से हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो बेरियम लग जाएगा सल्फेट के साथ, तो ये हो जाएगा BaSO4, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बेरियम जब इसके स्थान पर आ जाएगा तो ये तो अपनी जगह खाली छोड़ देगा, तो सोडियम आ जाएगा बेरियम के साथ, ठीक है। सोडियम आ जाएगा, ये सोडियम आ जाएगा बेरियम के साथ, इस तरह से। तो सोडियम यानी कि यहाँ पर लग जाएगा ये सोडियम, NaCl हो जाएगा, ठीक है। Na और ये Cl एक साथ हो जाएगा और Ba यहाँ आएगा, BaSO4 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, मतलब ये इसको हटा रहा है तो एक डिस्प्लेसमेंट ये, और ये इसको हटा रहा है, या कहिए कि इसके स्थान पर आके बैठ गया है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स ने अपने अपने प्लेस को छोड़ दिए हैं, या कहिए कि एक दूसरे को हटा दिए हैं और जा करके एक दूसरे के स्थान पर बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे इस तरह से एरो बना रहता है, ठीक है। तो ये एरो का मतलब होता है वाइट PPT, मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। वाटर के अंदर जब नमक होता है और वो उसमें घुलता नहीं है कम्प्लीटली, ना घुल के वो नीचे बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है।
तो यही था। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये न्यूट्रल हो जाता है, जैसे कि आपने मैथ में आप पढ़ते हैं कि प्लस माइनस, जैसे कि +1 या -1 हो तो ये 0 देता है, या कहिए कैंसिल होकर के ये टोटल 0 हो जाता है, मतलब ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये रिएक्शन को न्यूट्रल करके और ये साल्ट बना देता है। जैसे कि आपने एक pH स्केल पढ़ा होगा। ठीक है, pH स्केल में क्या होता है, इस तरह से pH स्केल है और उसमें बीच में यहाँ पर 7 दिखाया जाता है। ठीक है, तो 7 पे क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं, मतलब 7 से इंक्रीज होते हैं तो उसमें एसिड बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से, और 7 से कम पर आते हैं डिक्रीजिंग आर्डर में तो बेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब बेस और एसिड, ठीक है, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, बेस और एसिड ये दोनों आ करके इसको न्यूट्रल कर देते हैं, या कहिए कि इनका pH स्केल 7 के आसपास होता है। ओके, इस तरह से। तो जैसे कि डिफिनीशन में हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस। ओके, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो करके टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। ओके, साल्ट बना देता है और वाटर बना देता है, आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, जैसे कि इसमें हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है। मतलब ये हो गया इसका सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, ये इसका बेस हो गया और ये इसका एसिड हो गया। ठीक है, बेस, ये बेस है और ये है एसिड। ठीक है, अब बेस और एसिड रिएक्ट होने पे क्या देता है, न्यूट्रल कर देगा इसको। न्यूट्रल करने पर ये देगा साल्ट। ठीक है, ये साल्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, और ये देगा वाटर। ठीक है, तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ठीक इसी तरह से इसमें भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी इसमें बेस है, मैं लिख देता हूँ बेस, और ये है एसिड। ठीक है, अब बेस, ये बेस और एसिड, इसको रिएक्ट कराने पर ये सोडियम सल्फेट देता है। ठीक है, ये हो गया सोडियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि OH, ये SO और OH। ठीक है, सल्फेट आपका यहाँ पे है और ये OH आपका यहाँ पे है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये Na मतलब सोडियम आ करके, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाई है। ओके, सोडियम आप देख सकते हैं सीरीज में यहाँ पे सबसे ऊपर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो सोडियम किसको करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को करेगा। ठीक है, तो सोडियम आ करके सल्फेट के साथ बैठ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, और इसके साथ आकर के हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शंस में अगर उसके कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके साथ क्या किया जाए, ऑक्सीजन इज एडेड, अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कापर एक अकेले था, हमारे पास एक कापर सिंगल था। अब कापर को बर्न किया गया, मतलब हीट दिया गया, तो आप जानते हैं कि बर्न मतलब आग वहीं पे जलती है जहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से कापर को जब बर्न किया गया तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, तो कापर पहले अकेले था, फिर इसमें आ गई ऑक्सीजन, ऐड हो गया। तो जब कापर के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये बन जाता है कापर ऑक्साइड। ठीक है, ये ठीक है, ये ऑक्सीजन
हीट यहाँ पे दिया गया है, तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ कि ऐड हो गया, ऑक्सीजन इज एडेड। तो ऐसे रिएक्शंस में जब ऑक्सीजन कॉपर के साथ, कॉपर हो या कुछ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। या हाइड्रोजन के साथ देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर है। अब हाइड्रोजन किसके साथ है, सल्फर के साथ, और हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, मतलब हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ सल्फर के साथ है और ये ऑक्सीजन के साथ इसका जो है रिएक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये क्या होगा, S बचेगा इधर और ये आएगा यहाँ पर अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर इसके साथ पहले था, अब ये हो गया सल्फर, ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, तो हाइड्रोजन हो गया सल्फर से अलग, ठीक है, मतलब रिमूव हो गया, ठीक है। ये हो गया रिमूव, ठीक है। रिमूव हो करके ये आगे आ गया है नेक्स्ट, तो सल्फर यहाँ पे बचा। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर को जो हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो करके और ये बन जाता है सल्फर और फिर ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। पहले सिर्फ कॉपर था, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हो गया ऑक्सीजन एडेड, और इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शंस क्या होते हैं, तो रिडक्शंस में आ जाते हैं। रिडक्शंस में इसी का, अगर आपको ऑक्सीडेशन आता है तो इसी का अपोजिट है ये, मतलब यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन इज एडेड था, यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, इसी का उल्टा हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि इस रिएक्शन के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट था, ये पोटेशियम क्लोरेट है। अब पोटेशियम क्लोरेट के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे था, तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना, रिमूव करना है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट केवल ऐसे ही है और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होके अलग आ जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन इज रिमूव्ड हो गया इसमें, ठीक है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ यहाँ पे इसको भी हीट दिया गया है। तो हीट देने पर देखिए, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन था तब हीट दिया गया तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो ये हो गया पोटेशियम क्लोरीन, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया अलग, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना, इसी का उल्टा। जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम और हाइड्रोजन है, तो सोडियम और हाइड्रोजन में क्या करना कि हाइड्रोजन इज एडेड, मतलब इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे, अभी ये देखिए ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये एक बन जाएगा सिंगल, ठीक है, एक बन जाएगा। तो मतलब ये सोडियम और हाइड्रोजन ऐड होकर के एक होगा, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये जो इधर था, जो प्लस के इस तरफ था, ये आकर के यहाँ पर मिल गया है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये होता है रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो यही था इसमें, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, ओके। तो एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक में क्या होता है, सबसे पहले इनके नाम से ही पता कर लेते हैं कि एक्जोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक क्या होता है, ओके। थर्मिक का मतलब होता है हीट, ओके। तो थर्मिक का मतलब हीट हो जाएगा, और एक्जो मतलब एग्जिट होना, ठीक है, निकलना, और इंडो का मतलब विद इन, यानी कि एब्जॉर्व करना, यानी कि आ जाना, ले लेना, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शंस हो, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर अगर हीट को एग्जिट करे, मतलब हीट को अगर एग्जिट करे, निकाले, तो उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक, ओके। और अगर किसी रिएक्शंस के अंदर
हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसे हम डिफिनीशन के थ्रू इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, ठीक है, हीट इसमें गिवन आउट हो जाता है। ओके, मतलब जो हीट है वो क्या है, बाहर हो जाती है, ठीक है, हीट इसमें एग्जिट कर दिया जाता है और इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड इट कैजेज राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इसमें मतलब टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिया है, 2 एग्जांपल्स हमने लिया, एग्जांपल्स 1 एंड एग्जांपल्स यहाँ पे ये सेकेंड है, ठीक है। 1 एग्जांपल्स हमने लिया है तो यहाँ पे लिखा है व्हेन कार्बन बर्न, ठीक है, जब कार्बन को हम बर्न करते हैं, ये कार्बन हो गया, इसको हम बर्न करेंगे इन ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ओके, एक बार फिर से, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो ये मतलब रिएक्शन होगा, रिएक्ट होगा आपस में, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है, तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। ओके, ये हो गया। सेकेंड में आ जाते हैं व्हेन वाटर इज एडेड। देखिए, वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, ये मार्केट में जो एक चूना हमें मिल जाता है जो बुझा हुआ नहीं होता है उसे कहते हैं, यानी जो मार्केट में मिलता है चूना उसे कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम के अंदर में, ठीक है, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ओके, तो जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, विच बॉयल द वाटर, जो वाटर को बॉयल करती हुई हमें दिखता है, ठीक है, हमें ये दिखता है कि वाटर एकदम से बॉयल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड ले लिया गया है और इसी में वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप ये वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसमें एक, जैसे आपको देखने में लगेगा कि हाँ इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, फिर ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हीट इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हीट ये एग्जिट कर रहा है, ठीक है, इस वाले में भी हीट एग्जिट हो रही है यहाँ पे और इसमें भी हीट एग्जिट हो रही है, तो हीट अगर एग्जिट हो तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, और एंडोथर्मिक के लिए हम, एक्सोथर्मिक के बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ओके, इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इंडो मतलब विद इन, मतलब अंदर ले लेना, या कहिए कि एब्जॉर्ब कर लेना, तो हीट इज एब्जॉर्ब यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इट केजेस फॉल इन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के फॉल होने से होता है, मतलब फॉल मतलब गिर जाना, मतलब कम हो जाना, या ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स 1 में आ जाते हैं व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन लिया गया है, रिएक्टेंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इसको हीट किया गया है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हमने यहाँ पर हीट दिया है, ठीक है, हीट दिया है लगभग अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन टुगेदर आर हीटेड, यानी कि दोनों को साथ में हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड गैस इज फॉर्म्ड, तो नाइट्रिक एसिड गैस बनती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ हमने यहाँ पे हीट दिया है 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होता है और ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आ जाता है सेकेंड में है
डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ये एक ही कंपाउंड है। इस कंपाउंड को यहाँ पर हीट दिया गया लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस हीट देने पर, गर्म करने पर, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड फार्म होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये फार्म होती है, ठीक है, जब इसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें हीट देना पड़ता है, मतलब इसमें हीट देना पड़ता है, और इसमें एक्जोथर्मिक में अपने आप ही वो हीट जो है प्रोड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का एक सीधा मतलब ये है कि इसमें मेटल खराब हो जाता है, ठीक है। मेटल खराब कैसे होता है? जब हम मार्केट से कोई नया मेटल लेके आते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो कॉपर हो, कुछ दिन बाद, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, 1.5, 2 साल तक, ओके, वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, उसकी यानी लोहा है, यानी कि ऊपर की जो लेयर होती है वो लेयर धीरे धीरे खराब होने लगती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोरोजन। अब ये कैसे होता है? कोई भी मेटल है तो सबसे पहले मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं आसानी से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो कहीं भी अगर कोई मेटल को हम बाहर छोड़ देते हैं, या कहिए कि जो हवा या एटमॉस्फेयर के संपर्क में हो, टच में हो, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से उन गैस से मेटल रिएक्शन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और रिएक्शन करके और फिर वो एक नया जो ऊपर का जो होता है लेयर, वो लेयर एक नया केमिकल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उस पर एक कोरोशन कह सकते हैं कि जो वो ख़राब होने लगता है, ठीक है, तो उसे ही कोरोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन करके और उसको एक ख़राब करने लगता है, ठीक है। एक नया केमिकल वो अपने हिसाब से बनाने लगते हैं, ठीक है, बनने लगता है। तो इसका हम इसको यहाँ पे देखते हैं डिफिनेशन के थ्रू। तो कह रहा है कि इट इज़ द स्लो प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी लोहा है या कोई भी मेटल को रख दिया, 1 घंटे में ख़राब हो गया, 2-4 घंटे में ख़राब हो गया, ऐसा तो है नहीं। मैंने बताया कि 6 महीने या 1 साल लगता है, धीरे धीरे ख़राब होता है, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ऑफ हीटिंग अवे अ मेटल बाई विद रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, ओके। ईटिंग का मतलब है कि जब वो रिएक्शन करता है तो उसके कलर वगैरह चेंज होते हैं, वो ख़राब होने लगता है, तो उसे यहाँ पे ईटिंग अवे बोला गया, ईटिंग अवे ऑफ मेटल, ठीक है। वाई अ रिएक्शन, ओके, रिएक्शन वो मैंने बोला ना कि वो जो एटमॉस्फेरिक जो गैसें होती हैं उसी से वो रिएक्शन करता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो एग्जाम्पल्स होगा वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब मोर्चा लगना या कहिए कि जंग लगना होता है। आपने देखा होगा कि जिसे लोहा होता है तो लोहे में 6 महीने बाद या 1 साल के बाद उसमें एक ब्राउन कलर का उस पर एक लेयर आ जाती है, तो उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे का ख़राब होना या फिर कहिए लोहे पर जंग लगना, मोर्चा लगना। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ओके। सिल्वर आपने देखा होगा कि सभी के यहाँ घरों में जो सिल्वर आता है, ठीक है, तो सिल्वर का वो काला हो जाता है, ठीक है, मतलब टर्निश हो जाना। टर्निश मतलब काला पड़ जाना, सिल्वर काला पड़ जाता है, तो उसे कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और फिर वो काला पड़ जाता है, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कापर, ठीक है। कापर, ये कापर जो होता है इस पर एक ग्रीन कोटिंग पड़ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, तो उसे आप कोरोशन कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हो जाता है
वो कॉपर ऑक्साइड क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। और जब हम लोहे की बात करेंगे आयरन की, तो यहाँ पे कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन अगर बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर को रस्टिंग नहीं बोलेंगे, कॉपर में रस्टिंग नहीं कहते हैं। कॉपर में ये, इसको आप ऐसे सीधा सीधा ये कोरोसन कह सकते हैं। और ये टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर का काला पड़ जाना, ठीक है। तो ये होता है कोरोसन। इससे पहले की टॉपिक में हमने देखा कोरोसन क्या होता है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। कोरोसन में क्या होता था, कोरोसन में कोई मेटल ख़राब होता था, ये बताया गया, ठीक है। और रेंसिडिटी में जो खाने पीने के जो आइटम्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, तो या और भी चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं, इसमें ये चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिफिनीशन के थ्रू देखते हैं एक एक चीज़ें, ओके। तो कह रहा है कि व्हेन द सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब फूड आइटम बोल सकते हैं, ठीक है, कंटेनिंग, ऐसा सब्सटेंस या कहिए फूड आइटम जिनमें क्या कंटेन होता है, ऑयल एंड फैट, ओके। मतलब ऑयल यानी कि अगर वो फूड ऐसा है जो ऑयली है या फिर फैटी है, तो ऑयल या फैट उसमें कंटेन होता है, आर एक्सपोज टू आर, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ओके। वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्योंकि जब हम, जो हमारे घरों में खाना बनता है, ठीक है, या जितने भी फूड आइटम्स हैं, उनको जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं घरों के अंदर, तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से टच होते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या और जो गैसेस हैं, उनसे वो डायरेक्टली टच होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आ करके और जो फूड होता है उससे रिएक्शन करके और फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया कह सकते हैं आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ करके उसमें जो है आ जाते हैं, मतलब जो फूड आइटम होता है उसमें, उसके अंदर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो खराब हो जाता है, ठीक है। यही है इसमें, बिकम रैंसिड, ओके, मतलब खराब हो जाता है, ड्यू टू विच दियर स्मेल, टेस्ट एंड कलर चेंज, ओके। तो जब फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसका जो स्मेल है, स्मेल भी चेंज हो जाता है, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, और कलर भी चेंज हो जाता है फूड का, ठीक है। इस तरह से दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है, ओके। रेंसिडिटी से कैसे फूड को बचाया जाए, एक्चुअली अगर हम मान लो खाना बनाए, खाना बन गया, फिर उसको जो भी है हम बाहर जाते हैं उसको रख करके, तो अगर उसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, या अगर उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड उतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। फ्रिज में अगर उसको हम टेम्परेचर उसका कम करके फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ऑक्सीडाइज इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंडी जगह पर ऑक्सीडाइज बहुत धीरे होता है, ओके। और जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, वहाँ पर बहुत जल्दी होता है, ओके। इसीलिए भोजन को या कहिए फूड आइटम्स को हम फ्रिज में लगाते हैं ताकि ख़राब ना हो, ओके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चिप्स आता है मार्केट में, ओके, चिप्स के अंदर आपने देखा होगा कि 25 या 30% उसके अंदर चिप्स होता है, और 70-75% उसके अंदर एयर भरी होती है, ठीक है। वो एयर, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों, ताकि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। वो चिप्स के साथ रिएक्टिविटी बहुत बहुत ही धीरे करता है, मतलब मान लीजिए कि नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ओके। कंपेयर एज ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो वो जल्दी ख़राब कर देता है फूड आइटम्स को, लेकिन नाइट्रोजन की कम होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन को उसके अंदर भर दिया जाता है ताकि वो 4-5-6 महीने तक वो ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं उसके अंदर भर देते हैं, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होता है, तो इससे उसको बचाया जा सकता है, ओके।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहते हैं कि इसको खुला मत छोड़िए, तो उसको टाइटली रखते हैं, टाइट रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फूड होता है, फूड को भी सनलाइट में नहीं रखा जाता है, अगर सनलाइट में रख देते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है। इस तरह से इनको बचाया जा सकता है। ओके, तो रेंसिडिटी में यही होता है। आई होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।